बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी 3 जुलाई की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अरशद मलिक जो जज थे एहतसाब अदालत के, उनको बरतरफ करने के बाद इस मामले का, इस फैसले का नवाज शरीफ साहब के केसेस पर क्या असर होगा, नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं पर क्या असर होगा और सबसे बढ़कर मरियम सफदर साहिबा की सज़ाओं पर क्या असर होगा। मैं मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं इसके ऊपर आपके साथ कुछ और वीडियोस भी करूँगा जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं और सामने बैठे हुए हमारे बहुत से एंकर्स जो हैं वो उस तरह से काउंटर नहीं कर रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे रिपोर्टर तो उनके साथ प्रोग्राम में कोई बैठा नहीं है, उनके साथ ना एहतसाब अदालत का रिपोर्टर बैठा है उनके चैनल का जिसने वो केस कवर किया हुआ है, ना उनके उस प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई रिपोर्टर बैठा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई रिपोर्टर बैठा है जो वहाँ पर जो नून लीग के लोग जो दावे कर रहे हैं उनको काउंटर कर सके और उनको बता सके कि आप ये हवाई बात कर रहे हैं, इसका कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं है और ये बात पहले से जो है वो इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बातें कह चुके हैं। मैं आपको ये बताऊं कि तासुर क्या दिया जा रहा है, जो नून लीग की आदत है कि झूठ इस तवातुर के साथ बोलो कि सच का गुमान होने लग जाए। या आम लोग तो यही समझते हैं कि यार जो आम बंदा है जिसको नहीं पता फैक्ट्स का, बैकग्राउंड का, वो तो यही कहेगा यार इसका मतलब है वो जज बंदा ठीक नहीं था और फैसला इसका मतलब उसने गलत किया था। बात यह है, पहली चीज़ तो यह है कि नवाज शरीफ साहब के एक केस का फैसला, एवन फील्ड का फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया था, वो फैसला बरकरार रहेगा। यानी बरकरार से मुराद दिया है कि ज़ाहिर है अभी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ है उस जजमेंट को और नवाज शरीफ साहब को ज़मानत पर रिहा किया हुआ है। उसी केस में नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम सफदर भी हैं, कैप्टन सफदर भी हैं। मरियम सफदर के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने करप्शन में, लूट मार में और इस सारी 2 नंबरी में जो उनके वालिद ने किया उसमें उन्होंने अपने वालिद की सहूलतकार बनी है, उनको असिस्ट किया है। अब वो फैसला वहीं पर मौजूद है। उस केस का फैसला इस बुनियाद पर नहीं होगा कि अरशद मलिक साहब ने क्या कह दिया है क्या नहीं कहा, वो इंडिपेंडेंट केस है। यानी पहली बात तो यह है कि ताहयात नाअहली उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताहयात नाअहली उनकी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो हुई है वो जो रिसीवेबल सैलरी थी जो उन्होंने असासा डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, 5 जजेस ने जो फैसला दिया था उसमें उनको ताहयात नाअहल किया गया है। ताहयात नाअहली तो उनकी पार्लियामेंट भी ख़त्म नहीं कर सकती, वो तो मौजूद है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है उनकी सज़ाएँ। एवन फील्ड वाला फैसला मौजूद रहेगा, एवन फील्ड का कोई तल्लुक़ नहीं है इस अरशद मलिक के बरतरफी का, अरशद मलिक के एतराफ़ का, अरशद मलिक की बातों का, किसी भी चीज़ का नवाज शरीफ के एवन फील्ड वाली सज़ा के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और ये भी आपको बता दूं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं जो 2 केसेस, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे बात कर चुका हूँ, शायद आप जो सुनने वाले ये वीडियो हैं वो समझें कि वो पॉइंट मिसिंग है, वो मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। और पिछली जो समातें थी सुप्रीम कोर्ट की या इस केस में कब क्या होता रहा वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाके सुन सकते हैं, मुकम्मल चीज़ें उसमें बैकग्राउंड मौजूद है। अब ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं होगी, एवन फील्ड वाली सज़ा बरकरार रहेगी। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप, अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ को सज़ा हुई, फ्लैगशिप में बरी किया गया। अगर ये मामला पीछे जाएगा तो फिर दोनों केसेस जाएंगे, फिर उनकी वो बरियत भी ख़त्म होगी और उनकी एवन अल अज़ीज़िया वाली सज़ा भी ख़त्म होगी। एवन फील्ड वहीं पर मौजूद रहेगा जहाँ पर वो मौजूद था। उसके बाद दूसरी बात यह है, नवाज शरीफ साहब की ये जो ट्रायल है ना, इसको आप 10 बार कलअदम करार दे दें, इसको आप 10 बार ख़त्म कर दें, 10 बार बाद भी 11वीं बार भी आप ये मामला पाकिस्तान की किसी भी एहतसाब अदालत को भेजेंगे, नतीजा यही आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के पास मनी ट्रेल नहीं है, उनके पास ज़राए नहीं है बताने के लिए। वो जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर डॉक्यूमेंट लहराए थे जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए झूठे साबित हो गए। और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ ने कौम को भी बेवकूफ़ बनाया, पार्लियामेंट को भी बेवकूफ़ बनाया और हमें भी बेवकूफ़ बनाने लगे थे, लेकिन नहीं बना सके। और फिर एजाज़ अफजल खान साहब का वो कमाल, मैं कई बार उसका हवाला दे चुका हूँ। जैसे एजाज़ अफजल खान साहब ने लिखा था कि नवाज शरीफ साहब आप कुछ वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वक्त के लिए कुछ लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर वो मियाँ साहब कहते थे कि हमारे पास सबूत इतने हैं कि ट्रक भर के हम ले आएंगे, वो ट्रक भी नहीं आए। फिर वो मरियम सफदर साहिबा ने वो जो जैसे मरीज़ों को ले जाने वाला स्ट्रेचर होता है ना, इस तरह का एक रेडी सी थी, स्ट्रेचर सा था और उसके ऊपर जो है वो डब्बे जो हैं वो जब लाए गए सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने ट्वीट किए थे, उन्होंने कहा था ये हैं वो सबूत जिनके बारे में पूछा जाता था कि वो सबूत कहाँ हैं, वो सारे वो कुछ भी नहीं था उनमें।
और वो तो बल्कि सबूत शरीफ ख़ानदान की तरफ से नहीं थे, वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ चीज़ें थी, वो इनके केसेस, इनकी चीज़ें, वो इनके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें गई। तो बात यह है कि ये पहली बात, एक तो मैं आपको जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि मैक्सिमम उनको फ़ायदा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा क्या हो सकता है। जो ये बात कर रहे हैं, पहले तो ये जो फतह का जश्न मना रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए, कोई सुरखरू नहीं है। और वो मैं देख रहा था उसका सालार का ट्वीट, उन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर मियाँ साहब को बकौल मरियम साहिबा के अगर मियाँ साहब सुरखरू हो गए तो अब तो मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए। मियाँ साहब आएँ, ना सिर्फ मियाँ साहब बल्कि मियाँ साहब के साथ जो हैं वो मियाँ साहब के साहबजादे जो हैं वो भी वो हो गए, सुरखरू हो गए। तो जिस तरह सालार सुल्तान ज़ई ने लिखा है कि अब तो मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए, हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ को भी वापस आ जाना चाहिए। और इसहाक डार का चलो अलग केस है। और ये अपोजिशन रोज़ कहती है कि इसहाक डार वो जहांगीर तरीन भाग गए, जहांगीर तरीन ने वापस आना है। ऐसे करें कि आप अब जहांगीर तरीन के साथ उसी जहाज़ में नवाज शरीफ साहब भी आ जाएँ, हसन नवाज़ भी आ जाए, हुसैन नवाज़ भी आ जाए, सारे जो हैं आ जाएँ। और आप अंदाज़ा लगाएं उस अरशद मलिक की बरतरफी पे फतह के शादियाने बजाए जा रहे हैं। जिस अरशद मलिक ने यह माना है कि मेरी जो हुसैन नवाज़ के साथ मुलाकात हुई थी उसमें हुसैन नवाज़ ने मुझे कहा कि आपको यूके में, कनाडा में आपको आपकी फैमिली पूरी को सेट कर देते हैं, 500 मिलियन जो हैं वो मेरे पास, मैं आपको अभी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, और बाकी भी पैसे आपको मिल जाएंगे और आपने बेफिक्र हो जाना है, आपको कोई गम नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शरीफ ख़ानदान का इस मामले में बहुत तजर्बा है कि अदालतों को कैसे साथ रखना है, पुलिस को अपने हक़ में कैसे इस्तेमाल करना है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे करप्ट करना है, इदारों को कैसे करप्ट करना है, इदारों को कैसे कमज़ोर करना है, इदारों के सरबराहान को कैसे नाअहल लोगों को लगा के इदारों को करप्ट करके तबाह और बर्बाद करना है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि इदारों को इतना करप्ट कर दो, इतना करप्ट कर दो, इतना करप्ट कर दो कि ये इदारे आपकी करप्शन ना पकड़ सकें, इनमें वो अहलियत और सलाहियत ही ना रह जाए। हमने पनामा केस में देखा, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया केस नहीं खोलूंगा। और उस वक्त मुझे याद है अजमत से शेख साहब ने कहा था कि ये शख्स जो है ये तो किसी मोटरसाइकिल चालान वाले को नहीं पकड़ सकता, और आप इसको कहते हैं कि ये उस बंदे की करप्शन के ऊपर तहकीकात करेगा जो इस वक्त मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, जो इसको लगाने वाला है। और फिर चेयरमैन नैब ने कहा जी हमें रेगुलेटर कहेंगे तो हम इस मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका रेगुलेटर कौन है? और 100 रिमार्क्स उस वक्त के चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ आए थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, 5 जजेस के। उसके बावजूद वो ओहदे पर मौजूद रहे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद जिस इदारे को बुलाया गया, FIA को बुलाया गया, FBR को बुलाया गया, सब ने कहा हम इसके ऊपर तहकीकात नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं। कोई कहता था ये अखबारी खबरें हैं, पनामा लीक्स, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, उस JIT में ISI और MI के नुमाइंदे शामिल हुए, तब जाके तहकीकात आगे बढ़ी और फिर वो चीज़ें आई कि अकल जो है वो दंग रह गई। यही मसला है, पनामा केस हो या उसके बाद जाली बैंक अकाउंट्स के आसिफ अली जरदारी साहब का हो, जब तक आप इसमें फ़ौज के नुमाइंदे शामिल नहीं करते, सिविल इदारों की कैपेसिटी इतनी नहीं बनाई गई कि वो कुछ तहकीकात कर सकें। अलबत्ता ये जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है उसमें FIA ने और इदारों ने और जो माहिरीन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब ये भी जो कमीशन बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये कमीशन नहीं बनना चाहिए था अगर हमारे इदारे काम कर रहे होते, अगर हर रेगुलेटर अपना काम कर रहा होता, अगर SECP, FBR, स्टेट बैंक, नैब सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे होते तो ये आपको कमीशन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन कमीशन इसलिए बनाया गया कि ना उनके अंदर अहलियत है, इदारों के अंदर ना सलाहियत है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि FBR जो है क्या उसके अंदर सलाहियत है कि वो 100 शुगर मिल्स की तहकीकात कर सके? नहीं है, अहलियत बनाई नहीं गई, कैपेसिटी डेवलप नहीं की गई। क्यों? क्योंकि पता था कि इदारों को मजबूत करेंगे तो सबसे पहले तो खुद पकड़े जाएंगे, सबसे पहले तो अपनी चोरी और जो है वो किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग ये पकड़ी जाएंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया, नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली बरकरार, नवाज शरीफ साहब के एमन फील्ड वाली सज़ा वो सस्पेंड है, वो अलग केस चलेगा, उसका अरशद मलिक के साथ कोई मामला नहीं है। अरशद मलिक ने जिन 2 केसों का फैसला सुनाया, वो 2 केस किस हद तक इनको फ़ायदा होगा वो मैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के नतीजे क्या थी उसके नतीजे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। उसमें भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अरशद मलिक साहब के इस बरतरफी का फ़ायदा देकर, वो अरशद मलिक जो कि बेसिकली जिसने फ़ायदे सारा नून लीग को दिया, उस अरशद मलिक का फ़ायदा देकर और आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों केस दोबारा भेज भी दें ट्रायल कोर्ट को, किसी भी ट्रायल कोर्ट को, फैसला यही आना है। वजह यह है ज़राए नहीं है।
ज़राए उस बंदे के पास होते हैं जिसके हलाल की कमाई हो, जिसने कानून के मुताबिक काम किया हो, जिसने हवाले और हुंडी के ज़रिए पैसे भेजे हों, जिसने किकबैक्स लिए हों, जिसने करप्शन की हो, जिसने लूट मार की हो, जिसने पैसा कमाया हो, जिसने पैसा लूटा हो, उसके पास कहाँ से ज़राए होते हैं बताने के, कहाँ उसके पास सबूत होते हैं? सबूत उन्हीं के पास होते हैं जिसका हलाल का होता है। तो इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए ज़्यादा रसगुल्ले खाने की, फ़तह की, जश्न मनाने की, खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईज़ी रहें और बाकी मियाँ साहब जो है ना वो दिल पशोरी कर लें, थोड़ी देर खुश हो लें, लेकिन पता मियाँ साहब को भी है, पता मरियम सफदर को भी है, पता राना सनौला को भी है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शो ये करा रहे हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया। ये उसी तरह से जैसे काजी फ़ाइज़ साहब के इसका फ़ैसला सुनाया गया तो वकला बाहर निकले, 3-4 ने सर जोड़ा। उन्होंने कहा इससे पहले कि हुकूमत सच बता दे लोगों को कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ और हुकूमत के हक़ में आया है, बाहर जाके खोल दो डब्बे और उन्होंने कहा कि फ़ैसला हमारे हक़ में आया है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रसगुल्ले मुँह में डालें अपने भी औरों के भी, और फुटेज बनवाएं, तस्वीरें बनवाएं और रोला डाल दें। जब जैसे ही वो जो झाग बैठी तो फिर पता चल गया कि हमारे साथ हाथ हो गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।